हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स जिसका दूसरा नाम है स्टेशनरी वेव और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे उसी का डिफरेंस विथ प्रोग्रेसिव वेव, और साथ में न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें कुछ एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी वेव है जो कि आपको डिटेल में दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहला नंबर वन, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो क्या होता है स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो वेव रहेगी और उन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब कुछ क्या रहेगा, सेम। सेम क्या रहेगा, सब कुछ, बस डिफरेंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में नहीं आएगी वो वेव। कैसे आएगी, एक सीधी लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। मान लो एक एक्स एक्सिस से आ रही है तो दूसरी नेगेटिव एक्स एक्सिस से आ रही है, और साथ ही साथ दोनों क्या हो रही है, एक के ऊपर एक ओवरलैप या तो सुपर इम्पोज और फॉर्म करके क्या बना रही है, स्टेशनरी वेव। तो डेफिनेशन आप देख सकते हो, इसको आप याद भी कर सकते हो या फिर ध्यान में भी रख सकते हो। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए और बाकी सब दोनों वेव का सेम होना चाहिए। तो स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होगी, जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज होगा, यानी डिफरेंट डायरेक्शन कैंसल ईच अदर। इस तरीके से भी स्टेशनरी वेव को ध्यान में रखा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे इक्वेशन बनाए गए हैं, तो इक्वेशन ऑब्वियसली एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा और एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो उस हिसाब से वेव का इक्वेशन बनाया गया है। तो y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जिसमें माइनस के एक्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और जिसमें प्लस के एक्स है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे ओमेगा और के सेम होने का मतलब, ये ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, इसके बारे में मैं डिटेल बेसिक बता चुका हूँ। और के सेम होने का मतलब लैम्डा का सेम होना, और लैम्डा सेम इसलिए है क्योंकि मीडियम भी सेम है, वो एक ही मीडियम में ये काम कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद हम ये इन दोनों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, द सम वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दो वेव है तो y1 प्लस y2, और उन दोनों को ऐड करेंगे और मैथमेटिकल डेरिवेशन से इसको डिराइव कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन से हमने इसको डिराइव किया है, और डिराइव करने के बाद हमारा आंसर आया है y इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस के एक्स इन टू साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो ट्वाइस ए दैट इज अ 2a, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये तम ध्यान रखेंगे। तो ट्वाइस ए कॉस टू, सॉरी, ट्वाइस ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये कंप्लीट टर्म में ट्वाइस ए कॉस के एक्स, ये एम्पलीट्यूड है उस पर्टिकुलर वेव का। ठीक है, तो आप एम्पलीट्यूड वेव का याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान में रखना चाहिए, ट्वाइस ए कॉस के एक्स। ओके, अब आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है जैसे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई क्या कर रहा है, वेव इक्वेशन को। तो एज दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन, d2y अपॉन d2 स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर, वेव वेलोसिटी स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैथमेटिकली ऐसे पढ़ेंगे, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर डेल 2y अपॉन dx स्क्वायर। इट रिप्रेजेंटेड अ वेव as it is not in the form of fax plus minus bt, the wave is not progressive। तो प्रोग्रेसिव के लिए मैं अलग से कंडीशन बता चुका हूं, जो ये कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो प्रोग्रेसिव तो नहीं है, तो फिर क्या है ये हमारी स्टेशनरी। तो स्टेशनरी के लिए आप चीजें ध्यान में रखेंगे। तो रिफ्लेक्शन होगा, तो दो एंड होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, एक होता है रेरर एंड और दूसरा होगा डेंसर एंड। ओपन एंड का दूसरा नाम रेरर एंड, हल्का वाला एंड, और क्लोज एंड का दूसरा नाम होता है डेंसर, दैट इज अ भारी वाला एंड। सो एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमको पता है एम्पलीट्यूड क्या होगा। ओपन एंड में क्या होगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो, मतलब रिफ्लेक्शन होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, यानी क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट या फिर ट्रफ रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ। तो कितने का फेज हुआ, 0 डिग्री का, तो जो एम्पलीट्यूड है वही एम्पलीट्यूड रहेगा। हाँ, यहाँ पे हम अगर क्लोज एंड से रिफ्लेक्शन कराते हैं, तो क्लोज एंड या तो डेंसर एंड, तो भारी वाले मीडियम में वेव जाएगी,
जैसे ही वेव ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो जैसे ही ट्रांसवर्स वेव का क्रेस्ट टकराता है भारी वाले एंड से, तो अपने आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो क्रेस्ट टकराएगा तो क्या वापस क्रेस्ट आएगा? नहीं, क्रेस्ट टकराएगा तो भारी मीडियम उसको क्या करेगा? खींचेगा, तो क्रेस्ट का उल्टा क्या पलट के देगा? वो ट्रफ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ? एंटी पैरेलल, दैट इज अ फेस कितना एंगल बन गया हमारा? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे तो इस तरीके से ध्यान में आप रखेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाया हमने पिछले इसमें। एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम है, क्योंकि हमको पता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो कितना होना चाहिए मैक्सिमम? तो मैक्सिमम की वैल्यू होती है +1 या तो -1। तो कॉस की वैल्यू प्लस कब आएगी आपको पता है? कॉस की वैल्यू मैक्सिमम +1 आती है 0 डिग्री में, और कॉस की वैल्यू -1 आती है 180 डिग्री में। तो सिमिलरली हम बात करेंगे अगर हम डेंसर एंड की या तो क्लोज एंड की, तो वहां पे साइन में 1 कब आएगा? या तो 90 डिग्री में या तो 270 डिग्री में। 90 डिग्री यानी π/2 और 270 डिग्री यानी 3π/2। तो इस तरीके से हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया। तो के एक्स की जगह पे हमने कभी 0 पुट किया, कभी पाई पुट किया, कभी 2π पुट किया। उसी तरीके से बाजू वाले में के एक्स की जगह पे हमने π/2, 3π/2 इस तरीके से वैल्यू पुट किया। यानी के एक्स इक्वल टू क्या होगा ओपन एंड में? n π। तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर लेंगे इस चीज को अपने कॉपी में। के एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? 2n-1 इंटू पाई अपॉन 2। दैट इज अ क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बताता हूं, इवन और ऑड का कंसेप्ट। तो ओपन एंड में आपका जो है के एक्स इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। याद रखना ये बात को जो मैंने बताया, मैं एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है। ओके, के एक्स इक्वल टू क्या होगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो के एक्स इक्वल टू 2n इंटू पाई बाय 2। तो बाजू में क्या रहेगा? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड की जगह पे क्या आएगा? 2n-1। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ओपन एंड में, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ओपन एंड अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो के एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? +1 या तो -1, क्योंकि कॉस की वैल्यू तो यही मैक्सिमम होती है। और साइन में मैक्सिमम किस में आता है? 90 डिग्री या तो 270 डिग्री में। तो के एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2n इंटू π/2, ठीक है, 2n इंटू π/2। टन 2n इवन है। ओके, और बाजू में क्या होगा क्लोज एंड में? के एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड क्या है? 2n-1। ये हुआ डन। इस तरीके से आपका x निकल जाएगा दोनों साइड में, और आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि कैसी है? k इक्वल टू 2π/λ, और n क्या है? नेचुरल नंबर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से, और बाजू में कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 से। ओके, सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। अब हम मिनिमम की बात करते। तो मिनिमम कॉस कब होता है? 90 डिग्री टू 70 डिग्री में। तो बाजू में भी सेम क्या होगा? उसी तरीके से एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा? साइन में। साइन में मिनिमम होता है सिंपल, कब होगा? जब होगा वो 0। साइन में 0 कब आएगा? जब साइन कितना होगा? 0, ठीक है, साइन 0 0। और साइन एम्पलीट्यूड क्या है इसमें? मिनिमम है। तो साइन के एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे। सो करेक्शन कर लेंगे तो आपकी वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो के एक्स की वैल्यू हमको क्या पुट करनी चाहिए थी? यहाँ पे 0, इस तरीके से वैल्यू पुट करना था, जो कि यहाँ पे टाइपिंग गलती हो गई, ठीक है। ओके, तो आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो क्लिप से आप समझ जाओगे। इस वीडियो क्लिप को अच्छे से देखो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आता है कि ग्रीन कलर कहाँ जा रही है? ग्रीन कलर की वेव जा रही है राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये जो ब्लू कलर की वेव है वो कहाँ जा रही है? ये जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और आप अगर इस क्लिप को पॉज करेंगे तो आपको पता चलेगा क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट जब मिला तो एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ +2 है मैक्सिमम। और या फिर आप बोल सकते हैं जब ट्रफ के ऊपर ट्रफ सुपर इम्पोज हुआ तो नीचे की तरफ बड़ा वाला ट्रफ मिला। या फिर अब ये तो मैक्सिमम की बात हो गई है, जो कि कंस्ट्रक्टिव में आएगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे। और डिस्ट्रक्टिव की बात अगर करें तो क्या होगा? क्रेस्ट के साथ क्या होना चाहिए? ट्रफ। तो एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ। तो यहाँ पे जो रेड वाली वेव है वो क्या है? रिजल्टेंट है, दोनों का एडिशन है। तो यानी आपको क्या देखना है यहाँ पे? ब्लू कलर और ग्रीन कलर की वेव को सिर्फ पॉज करना। आप जैसे ही इनको पॉज करोगे तो आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। तो एक सिंपल सा रिजल्ट रिपीट कर देता हूं मैं। जब ब्लू कलर का क्रेस्ट या फिर ग्रीन कलर का क्रेस्ट
किसके साथ ओवरलैप होगा, ब्लू के ट्रफ के साथ। तो ग्रीन कलर का क्रेस्ट तो ब्लू कलर का ट्रफ, या तो वाइस वर्सा। तो क्या मिलेगा आपको, मिनिमम, क्योंकि डिफरेंट हो गया ना, क्रेस्ट के साथ ट्रफ सुपर इम्पोज हो रहा है, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है, तो क्या मिलेगा, मिनिमम। और क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ जाएगी तो दोनों वेव का क्रेस्ट क्रेस्ट आएगा, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऊपर की तरफ बड़ा वाला क्रेस्ट मैक्सिमम ट्वाइस से एम्पलीट्यूड के साथ में। और अगर दोनों वेव का ट्रफ ट्रफ अगर आएगा तो नीचे की तरफ बड़ा ट्रफ मिलेगा, जो कि क्या होगा, रेड कलर की वेव से शो होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों वेव क्या कर रही है, एक वेव तो राइट में जा रही है, एक वेव तो लेफ्ट में जा रही है, लेकिन उनके पार्टिकल वहीं के वहीं एसएचएम कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो, कभी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कभी पार्टिकल नीचे जा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है किसके कारण, दो वेव के कारण। ठीक है, तो ये चीजें डिटेल में आगे हम देखेंगे, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। आप उसका वीडियो अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव या तो स्टेशनरी वेव क्या होती है। जैसे कि आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि कुछ नोड होते हैं और कुछ एंटी नोड होते हैं। तो नोड क्या होता है, नोड ऐसा टर्म है जहां पे डेंसर एंड से बांधा गया है, बहुत ही फिक्स्ड है, उसको हम ऊपर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। सो प्रेशर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बट क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, क्या नहीं, वो अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं है। सो नोड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा, तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, मिनिमम होगा। सो प्रेशर चेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हाँ, तो इंपॉर्टेंट बात समझ गए। अब हम एंटीनोड की बात करते। एंटीनोड क्या होगा, ये बेचारा हल्का फुल्का है, यानी रेयर टाइप का है, हल्का है। तो जैसे ही इसको वेव ने इसको ऐसा क्या क्या पुश किया ऊपर की तरफ, तो ये आसानी से ऊपर चला गया। तो इसने प्रेशर चेंज क्या हुआ, मिनिमम। प्रेशर चेंज में मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं लगा, ये आसानी से ऊपर चला गया, क्रेस्ट बना लिया, और आसानी से नीचे चला गया, ट्रफ बना लिया। तो इससे क्या पता चला, एंटी नोड का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ मैक्सिमम हुआ और एंटी नोड का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ भी मैक्सिमम हुआ। तो इस तरीके से एंटी नोड क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली टर्म है। ठीक है, ओके। अब आप अगर डायग्राम में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नोड नोड का डिस्टेंस λ/2 होता है, और एंटीनोड का डिस्टेंस भी λ/2 होता है, लेकिन नोड एंटीनोड के बीच का दूरी λ/4 होता है। ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवे का तीसरा पॉइंट अगर आप देखिए तो नोड्स एयर प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ आर हाई, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है, आप उसको जरूर देखिएगा। नोड का प्रेशर हाई क्यों होता है, क्योंकि वो एक ही जगह पे फिक्स्ड है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। तो ऐसे में प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा अच्छे से टाइट करके फिक्स करके बांधा हुआ है एक जगह पे। इस तरीके से ध्यान में रखो आप। ठीक है, ओके। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आप बाकी के 3 पॉइंट पढ़ लेंगे, हम आगे चालू करेंगे। तो हाँ, सो इसको और अच्छे समझने के लिए आप ये क्लिप भी देख सकते हैं, ये क्लिप भी आप देख लो, ये क्लिप से आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इस और क्लिप को अच्छे से समझो। यहाँ पे दो वेव है, एक वेव राइट में जा रही है, एक वेव लेफ्ट में जा रही है। अब यहाँ पे कलर पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक वेव राइट में जा रही है, एक वेव लेफ्ट में जा रही है, और उनका रिजल्टेंट डार्क कलर के शो किया है नंबर 3 वाली वेव सबसे नीचे में जो दी गई है। यहाँ पे आपको दो ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो ब्लैक कलर के दो डॉट है, उसमें जो पहला डॉट है वो नोड है जो कि फिक्स्ड है, ना तो ऊपर जा रहा ना तो नीचे जा रहा है। और एक जो डॉट है उसके बाजू में वो है एंटी नोड वाला डॉट, वो कभी प्लस ट्वाइस से ऊपर होता है, कभी माइनस ट्वाइस से नीचे होता है। ठीक है, सो कब ये प्लस ट्वाइस से ऊपर होगा, जब ऊपर वाली दोनों वेव का क्रेस्ट क्रेस्ट आ जाएगा तो प्लस ट्वाइस से ऊपर बड़ा क्रेस्ट बनाएगा, और जब नीचे वाले ट्रफ ट्रफ दोनों वेव का ट्रफ ट्रफ अगर सुपर इम्पोज होता है तो नीचे की तरफ बड़ा ट्रफ बनाएगा जो कि माइनस ट्वाइस से होगा। और कब वो एक ही पॉइंट में आएगा, और जो पहला वाला डार्क है, पहला वाला ब्लैक डॉट बना हुआ है, ठीक है, तो पहले वाले नोड की बात करता हूं। सो अगर मैं इस नोड की बात करूं तो सिंपल वर्ड में यही बोलूंगा कि एक का क्रेस्ट और दूसरे वाले का ट्रफ हमेशा सुपर इम्पोज होकर बेचारा क्या बन रहा है, नोड, ना तो ऊपर जा पा रहा ना तो नीचे जा पा रहा है। इसको समझने के लिए आप वीडियो क्लिप को पॉज करेंगे और थ्योरी को पहले पढ़ेंगे। थ्योरी को याद करो, वीडियो क्लिप को पॉज करो, और जैसे ही वीडियो क्लिप को आप ये पॉज करोगे तो आपको दो जो डॉट करके दिए हैं यहाँ पे ब्लैक कलर के, उसकी थ्योरी अच्छे समझ में आ जाएगी। तो पहली वाली वेव ऊपर में, जो पहली वाली वेव राइट साइड में जा रही है, दूसरी वाली वेव नीचे में लेफ्ट साइड जा रही है, और सबसे कलर डार्क में बनाया है, ब्लू कलर में ही है,
तीसरी वेव जो सबसे दोनों का मतलब सुपर पोजिशन है, दोनों का एडिशन है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा दिखा है उसमें, तो थोड़ा थिकनेस ज़्यादा है उसकी वेव की, तो इनका तीसरा वेव रिजल्टेंट वेव है। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्लिप को पॉज करेंगे और चेक करेंगे क्रेस्ट क्रेस्ट क्या होता है, और क्रेस्ट क्रेस्ट सुपर इम्पोज होने के बाद बड़ा क्रेस्ट नीचे वाले तीसरी डायग्राम में मिलता है। इस तरीके से थ्योरी आप ध्यान में लाएंगे। तो हम बात करते हैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव की बात अगर हम करें तो पहला ही पॉइंट बहुत सिंपल है, स्टैंडिंग वेव क्या हो सकता है, ट्रांसवर्स जो कि स्ट्रिंग में मिलेगा, लॉन्जिट्यूडनल आगे जाके हम पढ़ेंगे जो कि पाइप में मिलेगा। तो आप ये पॉइंट याद रखो, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और पाइप में लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। ओके, so disturbance confined to a particular region between the starting point and reflecting point of the wave. Okay, point number 3, there is no forward motion, ना तो ये आगे जा रही ना तो पीछे जा रही है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 0, मतलब ऊपर क्रेस्ट बन रहा है नीचे ट्रफ बन रहा है, टोटल मिला के 0 आ रहा है। ओके, तो बाकी ये सब जो पॉइंट्स हैं आप इसको लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखते हैं कोई ऐसा पॉइंट जो हमारे बहुत ही काम का है इसमें से। Total energy associated with a stationary wave is twice the energy of each incident and reflected wave. As a stationary wave, nodes are permanently rest. ये याद रखना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोड हमेशा रेस्ट होती है, इसका एम्पलीट्यूड 0 होता है, so no energy can be transmitted across them. Energy of one region is confined in that region. However, this energy oscillate between elastic potential energy एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। इस चीज के बारे में मैं बहुत स्टार्टिंग में बता चुका हूं, जब हम ट्रांसवर्स में पढ़ रहे थे, तो उसका डिटेल वहीं आपको मिलेगा। द मीडियम स्प्लिट अप इनटू पॉइंट नंबर 5, द मीडियम स्प्लिट अप इनटू अ नंबर ऑफ सेगमेंट, फॉर ईच सेगमेंट इज वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज वोल, क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में बन रहा है, जो आप देखेंगे। ऑल पार्टिकल, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का पॉइंट, आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे। ऑल द पार्टिकल इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट वाइब्रेट इन द फेज। जैसे कि आप ऊपर वाली वीडियो क्लिप में देख रहे होंगे, नोड और एंटी नोड के बाजू में एक क्लिप बनी हुई है, जहां पे आप देख सकते हैं एंटी नोड के सभी पार्टिकल सभी के सभी ऊपर की तरफ है, एरो रिप्रेजेंट कहां कर रहा है, ऊपर की तरफ, और अगर नीचे में ट्रफ बन रही है तो भी एंटी नोड के सभी पार्टिकल कहां ट्रफ में, नीचे की तरफ। तो जितने भी पार्टिकल एंटी नोड के अंदर है क्रेस्ट बनाते वक्त सब ऊपर के ऊपर रहेंगे, और जगह ट्रफ बना रहे हैं एंटी नोड वाले पार्टिकल तो सबके सब नीचे की तरफ एरो शो करेंगे, यानी कि क्या सबके सब सेम फेज में है, डायरेक्शन सबका सेम है। पार्टिकल इन टू कंसेक्यूटिव सेगमेंट डिफर इन फेज बाय 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली अगर एंटी नोड है, ऊपर वाला एंटी नोड प्लस ट्वाइस से और नीचे वाला एंटी नोड माइनस ट्वाइस से, इनके बीच का आपस में डायरेक्शन कितना होगा, एंगल कितना होगा, 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर वाली प्लस ट्वाइस से, नीचे वाली माइनस ट्वाइस से है, तो प्लस ट्वाइस से मतलब क्रेस्ट वाला एंटी नोड और माइनस ट्वाइस से मतलब ट्रफ वाला एंटी नोड, तो ऑब्वियसली इनके बीच में एंगल 180 है। ऑल द पार्टिकल एक्सेप्ट दोज एट नोड एग्जीक्यूट SHM अबाउट देयर मीन पोजीशन विद द सेम टाइम पीरियड। हाँ, नोड ना तो ऊपर जा रहे हैं ना तो नीचे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका SHM मीन पोजीशन में ही हो रहा है और टाइम पीरियड तो सेम है। ओके, पॉइंट नंबर 8, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज फ्रॉम 0 एट नोड एंड मैक्सिमम एट एंटी नोड, जो कि आपको लर्न रखना है, नोड में 0 एम्पलीट्यूड एंड एंटी नोड में प्लस माइनस ट्वाइस ए। 9th पॉइंट, ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट नोड, ये इंपॉर्टेंट है, पास देयर मीन पोजीशन ट्वाइस इन वन टाइम पीरियड। 9th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि सभी के सभी नोड को छोड़कर ऑल पॉइंट्स पास देयर मीन पोजीशन ट्वाइस इन वन टाइम पीरियड, यानी 2 बार अपने मीन पोजीशन को क्रॉस करके जाते हैं एक साइकिल में। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंस। किसके बीच का डिफरेंस, स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव वेव। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 2 मार्क के लिए डिफरेंस पूछ सकता है या फिर 1 मार्क के लिए इसके ऊपर थ्योरी भी आता है। हाँ, तो उसके पहले हम देख लेंगे थोड़े से बचे हुए पॉइंट। 10th पॉइंट क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी। ऑब्वियसली पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अब इसमें बोला है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो हमको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड, बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्टेशनरी वेव का ट्वाइस से होता है और एंटी नोड में होता है और नोड में तो 0 होता है, ऐसा। ओके, स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं हम, तो स्टैंडिंग वेव 11वां पॉइंट, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव्स आर नॉट इक्वल, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट नोड विल बी मिनिमम बट नॉट 0। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव की बात कर रहा है, अगर कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है,
एक का एम्पलीट्यूड मान लो 5 है, 5 मीटर, और एक का एम्पलीट्यूड 3 मीटर है, तो ये फिर नोड का जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो जीरो नहीं होगा। यानी हमने स्टार्टिंग में ही कंडीशन रखी है कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। ये बात याद रखो, सब कुछ सेम होना चाहिए तो एम्पलीट्यूड भी उसमें आ गया, लेकिन क्या अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए दोनों का डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये हम पहले की बात कर रहे थे, ये एक्सेप्शन है, 11वें पॉइंट को आप एक्सेप्शन में डाल देंगे, ठीक है, एक्सेप्शन लिख लो उसको। हाँ, 12th नंबर एप्लीकेशन हम देखेंगे, जिसमें आप सबसे पहला पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रिंग, उसके बाद हम पाइप पढ़ेंगे, और थर्ड नंबर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे, या फिर नहीं भी देखा तो भी चलेगा। ओके, सो प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव का डिफरेंस। पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव वेव लगातार चलती रहती है, तो लगातार चलने के लिए इसको एनर्जी लगेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। लेकिन स्टेशनरी वेव में क्या होगा, पार्टिकल कहीं जा ही नहीं रहे, तो पार्टिकल वहीं के वहीं एसएचएम कर रहे हैं, वहां पे भी पार्टिकल कहीं नहीं जा रहे थे, लेकिन वेव तो आगे बढ़ रही थी प्रोग्रेसिव वे में। तो प्रोग्रेसिव वे में वेव आगे बढ़ रही थी, तो एनर्जी लगातार आगे बढ़ रही थी। हाँ, एनर्जी का ही फॉर्म क्या है, मोमेंटम है, और एनर्जी का दूसरा नाम क्या होता है वहां पे, वेव। ये बात हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, दूसरा नाम याद रखेंगे। स्टेशनरी वेव में बात करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा क्या, नहीं, एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर, एनर्जी वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं आपस में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से लर्न रखेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात करते तो नोड का तो हमको पता है जीरो होता है, और एंटी नोड का क्या होता है, प्लस ट्वाइस से या तो माइनस ट्वाइस से, प्लस ट्वाइस से ऊपर वाला क्रेस्ट और नीचे वाला माइनस ट्वाइस से ट्रफ। और वन वेवलेंथ स्पैन ऑल पार्टिकल हैव डिफरेंट फेज। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, कोई भी पार्टिकल आपस में एक दूसरे को मैच नहीं करता है, यानी पार्टिकल की पोजीशन सेम नहीं होती है। अगर एक वेव है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल हर समय अलग अलग होंगे, यानी कोई पार्टिकल थोड़ा ऊपर है तो वह पार्टिकल उसका थोड़ा नीचे होगा, फिर किसी का और ऊपर, मतलब आमना सामना किसी पार्टिकल का नहीं होता है, यानी पार्टिकल की पोजीशन पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड और पार्टिकल हैव द सेम फेस। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसको डायग्राम में देखी है, एनिमेशन के जरिए इसको अच्छे से समझा जा सकता है। फेस डिफरेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, बात तो सही है। और यहाँ पे फेस डिफरेंस क्या होता है, इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि पहला पाई, बाद में 2 पाई, बाद में 3 पाई, ऐसा। ओके, एन मल्टीपल ऑफ पाई, इस तरीके से ध्यान में रखो। नो पॉइंट एट रेस्ट, सही बात है, यहाँ पे नोड रेस्ट में होती है बाजू में। ऑल पार्टिकल डू नॉट क्रॉस देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही कहानी हो गई थी। ऑल पार्टिकल क्रॉस द मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, सभी के सभी पार्टिकल साथ में ऊपर जाएंगे तो साथ में नीचे आएंगे, यानी कि साथ में मीन पोजीशन क्रॉस करेंगे। सिमेट्रिक इन स्पेस एंड टाइम, और ये स्पेस और टाइम में सिमेट्रिक नहीं होती है, दैट इज ए डबली पीरियोडिक नहीं होती है। इक्वेशन लर्न रखेंगे, ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी वेव में कुछ दिया गया है। तो नंबर 1, नोट। नोट क्या होता है, एनी म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय द एसएचएम ऑसिलेशन ऑफ अ सोर्स इज कॉल्ड एज अ नोट। और होता है एक नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड नंबर का पॉइंट, टोन। ये सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है एज अ म्यूजिक पर्पस, अगर किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो ये छोटे छोटे पॉइंट काम आएंगे, जब न्यूमेरिकल के लिए काम की बात होगी तो मैं उसमें डिस्कशन डिटेल में करूंगा। ओके, तो टोन, every musical sound consists of a number of components of different frequencies, every component is called as a tone। हाँ, नंबर 3, फंडामेंटल नोड एंड फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, न्यूमेरिकल में यही नाम बोलता है, और इसी का नाम होता है फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में एरो करके भी आप डाल सकते हो फर्स्ट हार्मोनिक। तो फंडामेंटल नोट या तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे पहले वाली या तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अंडरलाइन करेंगे। Lowest frequency produced by an instrument is called as a fundamental node. Frequency of this node is called as fundamental frequency। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट था, थर्ड पॉइंट में इंपॉर्टेंट टर्म अंडरलाइन करेंगे। हार्मोनिक्स क्या होता है, तो हार्मोनिक्स एक प्रकार का एन मल्टीपल ऑफ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिंबल भी एन है, हम एफ भी ले सकते हैं, बट यहाँ एन लिया है हमने, तो मैं बोलूंगा इंटीग्रल मल्टीपल यानी पी, पी को मैं एक नंबर बोल रहा हूं, ठीक है। सो पी एन, ठीक है, पी इंटू एन। सो पी एन, तो पी की वैल्यू 1 2 3 4 ले लेंगे, तो पहला वाला क्या आएगा, एन इंटू 2 2 एन 3 एन, ये हो जाएगा आपका। एन को बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, 2 एन को बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, 3 एन को बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक।
इस तरीके से याद रखेंगे। आगे जाके इसकी डिटेल हम बहुत करने वाले हैं, तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अभी टेंशन नहीं लेने का, बट फिर भी एज अ बेसिक इसको ध्यान में रखना चाहिए। ओवरटोन की बात करते हैं। सो ओवरटोन क्या होता है बच्चों? ओवरटोन नेक्स्ट, अब हायर फ्रिक्वेंसी, इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी इज द ओवरटोन, शॉर्टकट में अगर बोले तो। और यहाँ पे डेफिनेशन के टर्म में दी है वो भी देखेंगे। हार्मोनिक्स अदर देन फर्स्ट, यानी पहली वाली को छोड़ के, यानी फर्स्ट हार्मोनिक ओवरटोन नहीं है, सेकेंड हार्मोनिक ओवरटोन हो सकती है। अब हम वो देखेंगे, बट अभी नहीं, अभी अब थोड़ा थोड़ा बेसिक, विच आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज ओवरटोन। द टोन विद द फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली हायर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो, हायर देन फंडामेंटल, ठीक है, इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ओवरटोन। अब ऑक्टेव वाला न्यूमेरिकल में आता है, ऑक्टेव का दूसरा नाम होता है डबल, जो डबल हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, अंडरलाइन कर लेंगे। तो अगर बोलता है लास्ट इज द ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, तो लास्ट इज द ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट, तो एन एल इक्वल टू एन एल, एन सफिक्स एल इक्वल टू 2NF, इधर आप 1 2 के टर्म में दिया है, तो पहला पॉइंट N2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N1, तो इसका स्टेटमेंट दिया है, अब इसको लर्न कर लेंगे। और उसके बाद 3 ऑक्टेव आता है, इसको अंडरलाइन कर लो। 3 ऑक्टेव बहुत कम आया है, ये 90% नहीं आता है, बट पहला पॉइंट ऑक्टेव वाला आता है। तो पॉइंट नंबर 2, छठवे का दूसरा पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम इसको पढ़ के रखेंगे, एग्जाम में आ गया तो ओके। सो 3 ऑक्टेव मतलब 2 का पावर 3, डन। अब यूनिसन की बात करते हैं, न्यूमेरिकल में कई बार ये नाम आपको देखने को मिलेगा। सो द इंटरवल इज 1, इंपॉर्टेंट बात, इफ टाइम इंटरवल इज 1 दैट इज द 2 फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, अंडरलाइन करो, 2 frequencies are equal then vibrating bodies are said to be unison। so 2 frequency उन बॉडी की इक्वल होनी चाहिए। रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है? फिनोमिना ऑफ मेक, अब रेजोनेंस मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। तो डेफिनेशन देखेंगे, द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ बॉडी वाइब्रेट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अंडरलाइन करेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जो वाइब्रेट हो रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर बॉडी of the same frequency।